हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है और उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन पर। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब समझना है कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो होती है वो एक पार्शियल डिफरेंशियल होती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो कि क्या होती है, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब इसमें जो सिंबल यूज किए हैं हमने वो वाई यूज किया है। तो वाई क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। टी यूज किया है, टी क्या होता है, टाइम होता है। एक्स होता है हमारा लेंथ और सी जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को भी समझेंगे कि ये सी कांस्टेंट क्या है। ठीक है। तो अगर देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक डायग्राम से इसको समझेंगे। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब एक स्ट्रिंग मैंने ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ये दो एंड्स हैं स्ट्रिंग के। यहाँ पर स्ट्रिंग मैंने टाइट की। तो जब स्ट्रिंग को हम टाइट करेंगे तो उसमें टेंशन भी होगी। तो उस टेंशन को हम डिनोट कर रहे हैं टी से। ठीक है भाई। और इस स्ट्रिंग का एक पर यूनिट मास भी होगा। तो पर यूनिट मास स्ट्रिंग का हम ले रहे हैं एम। ठीक है। तो सी स्क्वायर क्या होता है हमारा, सी स्क्वायर होता है टी अपॉन एम। ये कांस्टेंट होता है। यानी सी स्क्वायर जो होगा वो रेशो होगा किसका, टेंशन का और पर यूनिट मास का। किसके मास का, स्ट्रिंग के मास का। ठीक है। जब स्ट्रिंग को आपने ए और बी पर टाइट किया तो ये इस पोजीशन में होगी। ठीक है। जब आप इसको डिस्प्लेस करेंगे और यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे तो ये एक कर्व की शेप में आपको दिखाई देगी। ठीक है। अब ये जो शेप है कर्व की, ये कब तक आपको दिखाई देगी, जब तक आप इसको होल्ड करके रखते हैं। यानी जब टाइम कितना है, जीरो है, इनिशियल कंडीशन है। यानी ये जब टी जीरो है तो ये पोजीशन दिखाई देगी इसकी। और इसकी जब ये पोजीशन दिखाई कब तक देगी, जब तक आपने इसको होल्ड कर रखा है। तो इस पोजीशन में जो वेलोसिटी होगी, यानी स्ट्रिंग मोशन में नहीं आएगी, तो वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी डेल वाई अपॉन डेल टी यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में जो वाई है डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, सपोज ये इस पोजीशन पे है। तो अगर इस पॉइंट पर आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है तो यानी इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे कहाँ से, एक्स एक्सिस से। तो ये क्या होगा, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट होगा बाई। क्लियर। ठीक है। अब इसको हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये स्ट्रिंग मोशन में आएगी, वाइब्रेशन करेगी, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन होंगे वो वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे ओनली। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बोल रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इसकी बाउंड्री कंडीशंस पर आते हैं। द बाउंड्री कंडीशंस आर। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी, तो देखिए पहली बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशंस के लिए आपको स्ट्रिंग के जो दोनों एंड हैं ए और बी, इन पर अगर आप लेंथ को यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी जीरो। अब सपोज स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, एल, यानी कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल। तो यहाँ पर एक्स जीरो, जब आप ए से बी तक इसको मेजर करेंगे तो बी पॉइंट पर एक्स कितना हो जाएगा, लेंथ एल हो जाएगी। अब इन इन दोनों एंड्स पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा वो क्या होता है, जीरो होता है। और यही क्या होती हैं, बाउंड्री कंडीशन होती हैं स्ट्रिंग के लिए। ठीक है।
तो यानी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट एंड पे क्या था, एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू कितना है, जीरो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। दैट इज, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर जो वाई है वो किसका फंक्शन है, एक्स का और टी का, क्योंकि वाई का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के और टी के में है, यहाँ पर देखने से भी पता चल रहा है। अब यहाँ पर x कितना हो गया है, ए पॉइंट पर, कैपिटल ए जो पॉइंट है, x कितना है, जीरो। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर x के प्लेस पर क्या कर दीजिए, जीरो, और t एज इट इज रहेगा। तो इस y की वैल्यू कितनी होती है इस पॉइंट पर, जीरो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y जीरो कॉमा टी इक्वल टू जीरो। तो ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आ गई। सेकंड बाउंड्री कंडीशन दूसरे एंड पर देखेंगे, तो दूसरे एंड पर यानी बी पॉइंट पर x कितना है, l, और वहां पर डिस्प्लेसमेंट भी कितना होता है, जीरो होता है, यानी y जीरो। अब इसको और किस तरह से लिख सकते हैं आप, y किस किस का फंक्शन था, x का और t का, और यहाँ पर x कितना हो गया, l, और t वेरी करेगा, तो t के प्लेस पर t रहेगा, और y कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो स्ट्रिंग के लिए दो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनिशियल कंडीशन की। द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है एट टी इक्वल टू जीरो, जब आपका टाइम क्या है, जीरो है, यानी जब आपने स्ट्रिंग को इस पोजीशन से इस पोजीशन में लेकर आए हैं और इसको होल्ड करके रखा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना, वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, यानी डेल वाई अपॉन डेल टी कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर है, तो ये क्या होगी, स्ट्रिंग के लिए इनिशियल कंडीशन होगी, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हमारी क्या है, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इसमें हमने एक्स वाई टी और सी क्या हैं उनको भी समझा, ठीक है। अब इसको हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये स्ट्रिंग मोशन में आएगी, वाइब्रेशन करेगी, तो जो वाइब्रेशन होंगे वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं कि इसको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का हम जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, इसको देखते हैं। तो अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, या फिर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जिस मेथड का यूज हम करते हैं, वो मेथड होता है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज, क्या होती है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन वन बोलेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वाई, और वो किस किस का फंक्शन है, एक्स का और टी का। तो हम लेट कर लेते हैं वाई को कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी, ये हो जाएगी इक्वेशन टू, वेयर कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली and capital T is the function of small t only, ठीक है। अब जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, इसमें हमें क्या गिवन है, लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव गिवन है सेकंड ऑर्डर का y का t के रेस्पेक्ट में। तो अब हम इक्वेशन टू को टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो y का हो जाएगा डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर,
और जब राइट साइड में डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल टी का हो जाएगा 2 टाइम्स डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर। इसी तरह से अब हम क्या फाइंड करेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे, फाइंड x के रेस्पेक्ट में, और कितनी बार करेंगे, डायरेक्ट 2 टाइम्स करेंगे। तो y को 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अब राइट हैंड साइड में t तो कांस्टेंट रहेगा इक्वेशन 2 में, और x का हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में हम इन दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी एक्स को एक साइड करना है और टी को एक साइड करना है। तो देखिए कैपिटल एक्स टी की साइड है, इसको एक्स की साइड ले जाइए, और सी स्क्वायर टी को आप टी के साथ रखेंगे। तो सी स्क्वायर को हमेशा किसके साथ रखना है, टी के। 1/c² टी डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स इस साइड जाएगा, ये हो जाएगा 1/x डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। या और कैसे लिख सकते हैं, अगर आप पहले एक्स वाली टर्म को लिखें तो 1/x डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/c² टी टी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, एक साइड एक्स वेरिएबल है और एक साइड टी वेरिएबल्स है आपका। ठीक है, अब ये दो चीजें आपस में इक्वल हैं, तो या तो ये दोनों चीजें जीरो होंगी, या दोनों ही पॉजिटिव होंगी, या दोनों ही नेगेटिव होंगी। तो ये किसके इक्वल होती हैं, एक नेगेटिव नंबर के इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे यहाँ पर, -k² ले लेंगे। ठीक है, जब हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को पढ़ा था तो वहां पर हम इसको k ले रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पर लिया -k²। क्यों, क्योंकि जो फिजिकल नेचर है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन वो कब जनरेट होगी, जब ये एक नेगेटिव नंबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, -k² ले रहे हैं। तो हमेशा याद रखें वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के जो क्वेश्चन हैं, जब हम उन्हें सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम हमेशा -k² लेंगे। जो भी इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होंगी, इस फॉर्म में होंगी। तो इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, हमेशा -k² लेंगे। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन 3। अब हमें करना क्या है, एक बार x का जो फंक्शन है उसको -k² के लिए इक्वल लेंगे, और एक बार ये t का जो फंक्शन है इसको -k² के इक्वल लेंगे। ठीक है, तो अब x का फंक्शन ले रहा हूं मैं पहले। तो x का फंक्शन क्या है, 1/x डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्मॉल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -k²। अब कैसे सोल्व करेंगे, ये x जो है डिनोमिनेटर से जब राइट में जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -k² कैपिटल एक्स। वन साइडेड करेंगे इक्वेशन को तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस k² एक्स इक्वल टू 0। अब अगर हम d अपॉन डी एक्स को कैपिटल D से डिनोट करें तो इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस k² इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 4, क्योंकि इक्वेशन 3 तक ऑलरेडी बन चुकी है। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, CF और PI। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कैसे फाइंड करेंगे, ये जो डी का फंक्शन है इसमें डी के प्लेस पर m पुट कर देते हैं,
और इसको किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के। तो इससे m की क्या वैल्यूज मिलेंगी आपको, m मिलेगा आपका प्लस माइनस आयोटा के। तो दो रूट्स मिले आपको और दोनों कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स मिले हैं। तो जब इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो CF को किस फॉर्म में लिखते हैं हम, साइन और कोस की फॉर्म में लिखते हैं। तो CF क्या होगी इसकी, C1 कोस kx प्लस C2 साइन kx। क्लियर। अब PI इसमें होगा नहीं क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। तो इक्वेशन 4 का जो सॉल्यूशन होगा, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स के इक्वल होगा और वो होगा CF प्लस PI। अब PI तो 0 होगा तो CF यहाँ पर कितना है, C1 कोस kx प्लस C2 साइन kx। तो ये किसकी वैल्यू मिलेगी आपको, कैपिटल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो ये कब मिली थी, जब आपने एक्स के फंक्शन को लिया था माइनस के स्क्वायर के साथ। अब क्या करेंगे आप, अब इक्वेशन 3 से फिर से जो टी का फंक्शन है इसको लेंगे माइनस के स्क्वायर के साथ। तो क्या हो जाएगा, क्या था, 1/c² d²t अपॉन dt² इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। अब क्या होगा, c² t को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चला जाएगा, जब राइट साइड में जाएगा तो मिलेगा आपको d²t अपॉन dt² इक्वल टू माइनस k² c²t। इसको वन साइडेड करेंगे तो आएगा d²t अपॉन dt² प्लस k²c²t इक्वल टू 0। अब अगर आप इस d अपॉन dt को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करें तो इक्वेशन क्या बनेगी, d² प्लस k²c² और t कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको बोलेंगे आप इक्वेशन 5। अब इसको भी किससे है सोल्व करेंगे, CF और PI की हेल्प से। तो सबसे पहले इसकी क्या फाइंड करिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगी, इसमें D के प्लेस पर m पुट किया, m² प्लस k²c² इक्वल टू किसके होता है, 0 के। तो इससे m की दो वैल्यूज मिलेंगी आपको, क्या मिलेंगी, प्लस माइनस आयोटा KC। ठीक है। अब इक्वेशन 5 का सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन 5 में टी है तो टी के इक्वल सॉल्यूशन होगा। और टी के इक्वल जब सॉल्यूशन होगा तो टी किसके इक्वल होगा, CF प्लस PI के। अब PI 0 होगा क्योंकि यहाँ पर भी 0 है। तो CF क्या होगी, देखिए C1 और C2 आपने यहाँ पर यूज कर लिए हैं कांस्टेंट, तो अब C3 यूज करेंगे। तो रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं, तो कैसे लिखी जाएगी CF, साइन और कोस में। तो C3 कोस KC स्मॉल t। अब x नहीं आएगा, t आएगा क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, t है। अपॉन में क्या था यहाँ पर, t प्लस C4 साइन KC t। तो ये किसकी वैल्यू मिली है आपको, कैपिटल T की वैल्यू ये आपको मिल गई। क्लियर। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में जो u था आपका वो क्या था, xt। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई है आपकी, देख लीजिए यहाँ पर, ये x की वैल्यू है आपकी और ये t की वैल्यू है। तो दोनों वैल्यूज वहां पर पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू है C1 कोस kx प्लस C2 साइन kx। और t की वैल्यू मिली आपको C3 कोस KCT प्लस C4 साइन KCT। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 6। एक बार चेक कर लीजिए टी की वैल्यू, यही तो थी। ठीक है। अब ये जो होता है इक्वेशन 6, इसको बोलते हैं हम, इक्वेशन 6 इज नोन एज जर्नल सॉल्यूशन ऑफ 1D वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है। तो अब वेव इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे
उसमें हमें इक्वेशन 1 से 6 तक का काम जो रहेगा हमारा, ये कॉमन रहेगा, ये हमें करना होगा। और जब मैं इसके क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो मैं इक्वेशन 1 के बाद डायरेक्ट इक्वेशन 6 को यूज करूंगा। लेकिन आपको ये है कि 1 से लेकर 6 तक आप हर क्वेश्चन में सेम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जनरल सॉल्यूशन है, ये आपको याद भी रखना है। यहाँ पर आपको दो फैक्टर मिलते हैं इसमें वेव इक्वेशन में, और दोनों फैक्टर किसके होते हैं, साइन और कोस के होते हैं। क्लियर है। चलिए, अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। अगर हम ये सपोज करते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है हमारी, एल है, तो यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और स्ट्रिंग ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है अगर हमारी, और इसकी लेंथ क्या है, एल है, तो यहाँ पर एक्स क्या होगा, 0। तो यहाँ पर वाई क्या होगा आपका, 0। एक्स क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर एक्स 0 होगा। और अगर ये लेंथ एल है स्ट्रिंग की, तो जब यहाँ पर आप पहुंचेंगे मेजर करेंगे तो एक्स कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। और बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं इसकी, कि दोनों एंड्स पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, यानी यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर इनिशियल कंडीशन की बात करें हम, ठीक है, तो जब आप इसको इस पोजीशन से डिस्प्लेस करके यहाँ पर लाएंगे तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगी। और कब तक देगी, जब तक आप इसको होल्ड करके रखेंगे, यानी जब टाइम 0 होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो आपकी 0 होगी। तो ये इनिशियल कंडीशन होगी। तो अब इस पर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है आपकी, जब एक्स 0 है तो वाई भी कितना है, 0 है। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर वाई कितना है, 0, ठीक है। तो देखिए यू कितना, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ यू नहीं था भाई, वाई था, ये आप याद रखें। यहाँ पर इक्वेशन 2 में जो था, हम देख लेते हैं। इक्वेशन 2 में आपने वाई लिया था, तो यहाँ पर क्या होगा, वाई होगा। तो ये वाई होगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। तो वाई के प्लेस पर 0 पुट करेंगे और एक्स के प्लेस पर भी 0 पुट कर देंगे। तो जब एक्स के प्लेस पर यहाँ पर 0 करेंगे पुट, कोस 0 बनेगा, कोस 0 होता है 1, तो यहाँ पर बचेगा C1। और जब यहाँ पर पुट करेंगे 0, तो ये आपका साइन 0 0 हो जाएगा, यानी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर C1 बचेगा। बाकी आगे जो है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसमें कहीं पर भी एक्स नहीं है, तो एक्स की वैल्यू उसमें पुट नहीं करेंगे आप। अब देखिए दो फैक्टर हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 0। तो यानी इन दोनों में से एक फैक्टर तो आपका क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो फैक्टर 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये फैक्टर 0 होगा तो जब इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इसलिए ये 0 नहीं होगा, कौन 0 होगा, C1 0 होगा। अब इस C1 की वैल्यू किस में पुट कर देते हैं आप, इक्वेशन 6 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 6, तो y इक्वल टू आएगा आपका, C1 के प्लेस पर 0 करेंगे तो ये टर्म हट जाएगी, क्या बचेगा, C2 साइन के एक्स, और आगे सेम रहेगा C3 कोस के सी टी प्लस C4 साइन के सी टी। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन आपको अप्लाई करनी है वो 7 पर करनी है, क्योंकि 6 जो है वो इम्प्रूव्ड होकर 7 हो चुकी है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर एक्स कितना है, एल है, और वाई कितना है, 0 है। तो अब आप इस पर एक्स के प्लेस पर एल पुट कर दीजिए और वाई के प्लेस पर 0, इक्वेशन 7 में। तो वाई के प्लेस पर 0 और एक्स के प्लेस पर एल पुट किया आपने, तो ये आया साइन C2 साइन के एल, C3 कोस के सी टी प्लस C4 साइन के सी टी, ठीक है भाई। अब देखिए क्या होगा। अब फिर से यहाँ पर तीन फैक्टर हैं आपके, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। तो इनमें से एक फैक्टर 0 जरूर होगा,
देखिए C2 भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर C2 की वैल्यू अगर आप 7 में पुट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में है, सब कुछ जीरो हो जाएगा इक्वेशन 7 में। और ये फैक्टर भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये भी पूरा मल्टीप्लाई में रखा हुआ है। तो कौन जीरो होगा? साइन के एल जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन के एल नहीं है, साइन के एक्स है। साइन के एल को जीरो करेंगे तो इक्वेशन नंबर 7 जो है वो पूरी जीरो नहीं होगी। तो साइन के एल हुआ जीरो, इक्वल टू किसके होता है साइन? साइन जीरो किसके इक्वल होता है? साइन एन पाई, यानी साइन की जो जनरल वैल्यू होती है वो क्या होती है? एन पाई। अब यहाँ थीटा से थीटा कंपेयर करेंगे, तो के एल इक्वल टू किसके हो गया? एन पाई के। तो के इक्वल टू किसके हो गया? एन पाई बाई एल के। अब ये के की वैल्यू किस में पुट करेंगे आप? इक्वेशन 7 में पुट कर देंगे। तो अब हम के की वैल्यू किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 7 में पुट करेंगे, ठीक है। चलिए मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 7 में किसकी वैल्यू? के की वैल्यू। तो देखिए क्या आएगा। इक्वेशन 7 में जब के की वैल्यू पुट करेंगे तो ये y इक्वल टू क्या होगा? C2 साइन के प्लेस पर आ जाएगा एन पाई, और x ऑलरेडी है, अपॉन एल, इंटू C3 कोस के प्लेस पर आएगा एन पाई, और C t ऑलरेडी है, अपॉन एल, प्लस C4 साइन एन पाई C t अपॉन एल। अब ये जो इक्वेशन होगी हमारी, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 8, क्योंकि 7 तक इक्वेशन हमारी बन चुकी थी। अब दोनों बाउंड्री कंडीशन तो हमने यूज कर ली। अब हमें इनिशियल कंडीशन यूज करनी है। इनिशियल कंडीशन क्या है हमारी? एट टी इक्वल टू जीरो पर हमारा क्या है? डेल बाई अपॉन डेल टी जीरो है, तो डायरेक्ट ये अप्लाई नहीं हो सकती। पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? डेल बाई अपॉन डेल टी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसका डिफरेंशियल कर दीजिए इक्वेशन 8 का, किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। डेल बाई अपॉन डेल टी। अब C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये कांस्टेंट रहेगा टी के रेस्पेक्ट में। और इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो C3 कोस एन पाई सी टी अपॉन एल का होगा एन पाई सी अपॉन एल, और साइन का होगा माइनस कोस, कोस का होगा माइनस साइन एन पाई सी टी अपॉन एल। चेन रूल लगा दिया हमने, जो टी का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा C4 एन पाई सी अपॉन एल, इंटू साइन का कोस एन पाई सी टी अपॉन एल, ठीक है भाई। अब कंडीशन क्या है हमारी? इनिशियल कंडीशन क्या है कि जब टी है हमारा, कितना है टी? जीरो, यानी इनिशियल में टी क्या होता है? जीरो होता है। तो डेल बाई डेल टी, यानी वेलोसिटी क्या है हमारी? जीरो है। तो डेल बाई डेल टी के प्लेस पर जीरो पुट कर दीजिए। और जहां पर भी टी मिलता है इस इक्वेशन में, इक्वेशन 8 ये जो आई है हमारी, इसमें टी के प्लेस पर जीरो पुट कर दीजिए। तो जब टी के प्लेस पर आप जीरो पुट करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा जीरो, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो ये जीरो, तो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है जीरो पे, तो ये जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा? C4 एन पाई सी अपॉन एल, और जब यहाँ पर टी के प्लेस पर जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, और कोस जीरो कितना होता है? वन। तो ये वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए फिर से कुछ फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है हमें, वो कितना मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। तो यानी उनमें से एक फैक्टर जो होगा हमारा वो जीरो होगा। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा फैक्टर जीरो होगा, ठीक है। तो देखिए देखते हैं कौन सा फैक्टर जीरो होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इक्वेशन 8 में। अगर ये जीरो हुआ तो पूरी इक्वेशन जीरो बन जाएगी 8। और ये कांस्टेंट है, ये तो जीरो होगा नहीं। पाई भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, स्ट्रिंग की लेंथ भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या जीरो होगा हमारा? C4 जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या मिलेगा हमें? C4 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब C4 की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे?
ऑन पुटिंग C4 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 में हम C4 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, C2 sin n πx/L। जब C4 यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगा, C3 cos n π/CT/L। तो C3 को मैं C2 के साथ में लिख सकता हूँ और ये हुआ cos n π/CT/L। क्लियर। अब देखिए, अब इसको हम जर्नलाइज कर सकते हैं। C2 और C3 को हम क्या ले सकते हैं, Bn ले सकते हैं और इक्वेशन को जर्नलाइज कर देंगे। जब इक्वेशन को जर्नलाइज करेंगे तो देखिए क्या आएगा, y इक्वल टू समेशन Bn sin n πx/L cos n π/CT/L और एंड n वेरिंग फ्रॉम 1 to ∞। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, L होगी। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी स्ट्रिंग की, 0 होगी। क्लियर। वैसे जो जनरल सॉल्यूशन हम मानेंगे वो इसका क्या मानेंगे, इक्वेशन 6 मानेंगे। वो वहां तक का काम हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया। अब हम इस पर एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, जिससे कंसेप्ट हमारा समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसमें गिवन है आपको, आई स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड फास्टेंडेड टू 2 पॉइंट्स L अपार्ट। तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ यहाँ पर। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अब एक स्ट्रिंग जो है आपने टाइट की है 2 पॉइंट्स पर, सपोज ए से लेकर बी पॉइंट तक आपने स्ट्रिंग टाइट की। इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, L गिवन है, क्योंकि L अपार्ट दे रखा है उसने। ठीक है, उसके बाद जब स्ट्रिंग की लेंथ L है तो देखिए यहाँ पर x कितना होगा, अगर यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो 0, और बी पॉइंट पर भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉइंट्स दोनों एंड पॉइंट पर स्ट्रिंग के डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0, यानी y यहाँ पर भी 0 होगा और y यहाँ पर भी 0 होगा। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं और आगे देखते हैं उसमें क्या गिवन है। क्वेश्चन में, मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग in the form of y equal to a sin pi x upon L from which it is released at time t equal to 0। तो यानी t equal to 0 पर उसने क्या दे दिया है आपका, y की वैल्यू दे दी है। यानी जब इस स्ट्रिंग को आप स्ट्रेच करेंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। और ये कब तक दिखाई देगी, जब तक क्या है आपका t 0 है। यानी t 0 पर बाई कितना गिवन है आपको, या ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन दे दी है, वो क्या है, a sin पाई एक्स अपॉन L है। क्लियर। ठीक है, तो ये दे दी। प्रूव दैट सो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड। यानी ये किसी भी एंड से, ए एंड से हम डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो वो क्या होगा, वाई एक्स कोमा टी इक्वल टू ए साइन पाई एक्स अपॉन एल कोस पाई सी टी अपॉन एल होगा। ये आपको प्रूफ करना है कि डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो पहचानना है कि इक्वेशन जो है वो, हमारा जो क्वेश्चन है वो किस इक्वेशन का है। तो स्ट्रिंग का जिक्र हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो यानी कहने का मतलब जो हमारी इक्वेशन यूज होगी वो कौन सी यूज होगी, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन यूज होगी, क्योंकि उसी का दूसरा नाम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होता है। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ तो गए कि कौन सी इक्वेशन लगानी है, हमें यहाँ पर वेव इक्वेशन लगानी है, क्योंकि स्ट्रिंग की बात हो रही है। ठीक है, द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन
या 1D वेव इक्वेशन इज क्या होती है, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। अब फिर इसके लिए हम सबसे पहले बाउंड्री कंडीशंस लिख लेते हैं। द बाउंड्री कंडीशंस और क्या है बाउंड्री कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है जब एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो है। इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई किस किस का फंक्शन है, एक्स का और टी का फंक्शन है। तो जब एक्स को जीरो कर देंगे इसमें तो वाई भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरी बाउंड्री कंडीशन है हमारी एट एक्स इक्वल टू एल, वहां पर भी वाई कितना होता है, जीरो होता है। ये स्ट्रिंग के केस में हमेशा डिस्प्लेसमेंट दोनों एंड्स पर कितना होता है, जीरो होता है। तो वाई किसका फंक्शन है, एक्स और टी का। तो एक्स को क्या करेंगे, यहाँ पर एल करेंगे, टी एज इट इज, तो वाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद लिखते हैं हम इनिशियल कंडीशन। तो द इनिशियल कंडीशंस आर, क्या हो जाएंगे इनिशियल कंडीशंस हमारी। देखिए एक कंडीशन तो उसने दे रखी है हमारी टी इक्वल टू जीरो पर ये, लेकिन एक कंडीशन और क्या होती है कि जब ये इस पोजीशन में रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है हमारी वो जीरो जीरो होती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि पहली इनिशियल कंडीशन हमारी होगी एट टी इक्वल टू जीरो पर, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी यानी डेल वाई अपॉन डेल टी क्या होता है, जीरो होता है। और दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि जब टी जीरो है तो आपका वाई इक्वल टू क्या है, ए साइन पाई एक्स अपॉन एल है। तो टोटल हमें चार कंडीशन मिली, दो बाउंड्री और दो इनिशियल। अब सबसे पहले तो हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे और उसके बाद में इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। इनिशियल में वो कंडीशन हम पहले अप्लाई करते हैं जिसमें राइट साइड में जीरो गिवन होता है। तो पहले ये कंडीशन अप्लाई होगी इनिशियल जब यूज करेंगे, और फिर बाद में ये कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ y किसका फंक्शन है, x का और t का। तो अब आप इस पर मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है भाई, लेट y को आप क्या लेंगे, y किसका फंक्शन था, x का और t का। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपिटल X कैपिटल T, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। वेयर कैपिटल X इज द फंक्शन ऑफ x only, small x only, and capital T is the function of small t only। अब देखिए इसके बाद जो कि मैंने अभी सॉल्यूशन फाइंड किया है, जर्नल सॉल्यूशन फाइंड किया है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का, वो काम आपको करना है। ठीक है, वो तो मैं डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करूंगा, इक्वेशन 6 से स्टार्ट करूंगा। इक्वेशन 6 तक का जो भी वर्क हमने अभी किया है वो आपको करना है, वो कॉमन रहेगा। तो इक्वेशन 6 क्या थी हमारी, y इक्वल टू C1 कोस के एक्स प्लस C2 साइन के एक्स इंटू C3 कोस के सी टी प्लस C4 साइन के सी टी। इसको मैंने इक्वेशन 6 आई थी ना ये, इसलिए मैं इक्वेशन 6 ले रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि 2 से 6 के बीच वाला काम आपको से करना है। ठीक है, अब इस पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन क्या थी, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई कितना था, जीरो। तो एक्स के प्लेस पर जीरो कर दीजिए इक्वेशन 6 में, और वाई के प्लेस पर भी जीरो कर दीजिए। तो वाई जीरो, एक्स के प्लेस पर जब जीरो करिए यहाँ पर तो कोस जीरो वन, तो क्या बचा C1, और यहाँ पर साइन जीरो हो जाएगा जीरो, तो ये टर्म जीरो। तो आगे क्या बचेगा, C3 कोस के सी टी प्लस C4 साइन ए सी टी। क्लियर। अब क्या करेंगे आप, दो फैक्टर हैं ये, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो है, तो एक
फैक्टर जीरो होगा तो कौन जीरो होगा, C1। ये तो जीरो नहीं होगा क्योंकि ये जीरो हुआ तो इक्वेशन 6 जीरो बन जाएगी। ठीक है, अब C1 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 6 में पुट करेंगे इसमें। तो इक्वेशन 6 में C1 जीरो पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा, C1 जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। C2 साइन kx इंटू C3 कोस KCT प्लस C4 साइन KCT। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 7 बोल देंगे इसको। अब जो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे वो किस पे यूज करेंगे, 7 पर यूज करेंगे। तो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारी, एट x इक्वल टू L वाई इक्वल टू कितना है, जीरो। तो x के प्लेस पर L पुट कर दीजिए इसमें 7 में, और y के प्लेस पर जीरो। तो किया हमने, तो साइन KL हो जाएगा x के प्लेस पर जब पुट किया है। ये है जी, C3 कोस KCT प्लस C4 साइन KCT। अब इन तीन फैक्टर में से एक फैक्टर फिर से जीरो होगा तो C2 भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि C2 यहाँ मल्टीप्लाई में है इक्वेशन 7 में। ठीक है, और ये फैक्टर भी मल्टीप्लाई में है तो ये जीरो नहीं होगा, तो कौन जीरो होगा, साइन KL जीरो हो जाएगा। और साइन में जीरो किसकी वैल्यू होती है, साइन एन पाई की जीरो होती है वैल्यू। तो जीरो के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, साइन एन पाई। थीटा को थीटा से कंपेयर कर दिया तो के एल इक्वल टू एन पाई, तो के इक्वल टू एन पाई अपॉन एल। अब ये के की वैल्यू किस में पुट करेंगे हम, इक्वेशन 7 में पुट कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए इक्वेशन 7 क्या हो जाएगी, जब के की प्लेस पर हमने पुट किया एन पाई अपॉन एल, तो इक्वेशन 7 हो जाएगी C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू C3 कोस एन पाई CT अपॉन एल इंटू प्लस C4 साइन एन पाई CT अपॉन एल। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 8, क्योंकि 7 तक ऑलरेडी बन चुकी है देखिए यहाँ पर। अब दोनों बाउंड्री कंडीशन आपने यूज कर ली, अब आपको यूज करनी है इनिशियल कंडीशन। अब इनिशियल कंडीशन भी दो हैं आपके पास, ये दो है ना, एक तो ये और एक ये। तो सबसे पहले कौन सी यूज करेंगे, जिसमें राइट साइड में जीरो है, तो ये यूज कर लेंगे। तो यानी ये क्या है, एट टी इक्वल टू जीरो पर डेल बाई डेल टी क्या है, जीरो। पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 8 का डिफरेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल एज इट इज। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा C3 n पाई C अपॉन एल इंटू कोस का हो जाएगा माइनस साइन एन पाई CT अपॉन एल। और ये मल्टीप्लाई क्यों किया हमने एन पाई C अपॉन एल से, चेन रूल से। इसी तरह से यहाँ पर C4 क्या आएगा, एन पाई C अपॉन एल इंटू कोस एन पाई CT अपॉन एल। अब इसमें क्या कर दीजिए आप, कंडीशन अप्लाई करिए। क्या है कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, एट टी इक्वल टू जीरो पर डेल वाई अपॉन डेल टी क्या है, जीरो। डेल वाई अपॉन डेल टी कितना हो जाएगा, जीरो। C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, टी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, जीरो। जब टी के प्लेस पर यहाँ जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो बनेगा, जो कि जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। तो आगे क्या बचेगा, C4 एन पाई C अपॉन एल इंटू, जब यहाँ टी के प्लेस पर जीरो करेंगे तो कोस जीरो बनेगा, वो वन हो जाएगा, तो यही मिलेगा। अब फिर से ये कुछ फैक्टर हैं और इनका सम कितना, इनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो है, तो इनमें से एक फैक्टर जीरो होगा। तो देखिए ये तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि ये जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब इक्वेशन 2 में इसको पुट करेंगे तो फिर जीरो हो जाएगा पूरी इक्वेशन, अगर ये जीरो होगा तो। और एन पाई C अपॉन एल ये कांस्टेंट है, जीरो होंगे नहीं। ठीक है, इनकी फिक्स्ड वैल्यू होगी अपनी। तो C4 जीरो होगा, कौन जीरो होगा, C4। अब C4 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 8 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 8 में C4 को जीरो कर दीजिए, तो y इक्वल टू आया आपका C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल
और यहाँ पर C4 आपने जीरो किया तो क्या बचा यहाँ पर, C3 कोस एन पाई सी टी अपॉन एल। अब C2 और C3 को मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ, तो y इक्वल टू C2 C3 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू कोस एन पाई सी टी अपॉन एल। इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन 9। अब एक कंडीशन और बची है, इनिशियल कंडीशन हमारी, वो क्या है, वो है हमारी एट टी इक्वल टू जीरो पर वाई दे रखा है हमारा ए साइन पाई एक्स अपॉन एल। तो एक बात तो ये देख लीजिए कि हमें जर्नलाइज करने की जरूरत है कि नहीं नाइन को, वो कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पर अगर जो कंडीशन में वाई की वैल्यू दे रखी है वो साइन या कोस की टर्म में होगी और केवल सिंगल टर्म में है, तो आपको जर्नलाइज करने की जरूरत नहीं है। करना चाहें आप कर सकते हैं, नहीं तो बिना जर्नलाइज किए आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सिंगल टर्म है साइन और कोस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि सिंगल टर्म है, तो इसको आप जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर साइन क्यूब होता है साइन स्क्वायर तब तो जनरलाइज करना पड़ता है आपको, क्योंकि वो लीनियर पावर में नहीं था साइन की, ठीक है। तो अब इसको जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। एट टी इक्वल टू जीरो पर वाई इक्वल टू ए साइन पाई एक्स अपॉन एल गिवन। तो अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 9 में, इक्वेशन 9 में अब आप क्या करेंगे, जहां पर भी आपका टी है उसको जीरो कर देंगे और वाई के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, ए साइन पाई एक्स अपॉन एल पुट कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं ये इक्वेशन 9 में। देखिए इक्वेशन 9 में हमने पुट किया वाई के प्लेस पर यहाँ पर ए साइन पाई एक्स अपॉन एल इक्वल टू कितना हो गया, C2 C3 इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू, जब टी के प्लेस पर आपने जीरो पुट किया यहाँ पर तो कोस जीरो बनेगा, कोस जीरो वन होता है तो वन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा। अब क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। देखिए इस थीटा को, ये भी साइन थीटा है और ये भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा को कंपेयर करिए थीटा को, तो थीटा क्या है इस साइड लेफ्ट में, पाई एक्स अपॉन एल, और लेफ्ट में है पाई एक्स अपॉन एल, राइट में है एन पाई एक्स अपॉन एल। तो पाई एक्स अपॉन एल से पाई एक्स अपॉन एल कैंसिल, तो एन जो मिलेगा वो मिला आपको वन। अब जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इनके कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे। यहाँ पर साइन का जो कोफिशिएंट है वो है C2 C3 राइट में, और लेफ्ट में क्या है ए, तो C2 C3 की वैल्यू क्या मिली है आपको ए। अब ये वैल्यूज आप किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 9 में पुट कर देंगे। इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 9 में, देखिए क्या मिलेगा आपको। तो लिख सकते हैं आप, ऑन पुटिंग n इक्वल टू वन एंड C2 C3 इक्वल टू ए इन इक्वेशन 9, तो क्या मिल जाएगा, ये 9 इक्वेशन है तो y मिलेगा आपको C2 C3 के प्लेस पर ए साइन एन, एन के प्लेस पर वन तो ये हो जाएगा पाई एक्स अपॉन एल इंटू कोस, यहाँ पर भी एन वन हो जाएगा तो कोस पाई सी टी अपॉन एल, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, डिस्प्लेसमेंट आ गया, और यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।